दोस्तों, बहुत से लोग भारत पर आर्यों के आक्रमण के बारे में बात करते हैं, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि आर्य लोग भारत से बाहर चले गए। वास्तव में इन दोनों दावों में कुछ सच्चाई है। हालांकि वहां जाने से पहले किसी को यह महसूस करने की जरूरत है कि आर्यों को एक नस्ल के रूप में मानना भी उचित नहीं है। आश्चर्य है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर नस्ल को एक पूर्वज की आवश्यकता होती है। आर्यन नस्ल का कोई पूर्वज नहीं है। उन्हें आर्यन इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे नूह के जहाज के माउंट अरारत पर उतरने के बाद अर्मेनियाई पक्ष के अराता क्षेत्र से निकले थे। यह भौगोलिक उत्पत्ति ही उन्हें आर्यन के रूप में वर्गीकृत करती है। यदि आप बाइबल के विवरण पर विचार करते हैं तो नूह का जहाज वर्ष 3298 ईसा पूर्व में तुर्की के माउंट अरारत पर उतरा था। उस क्षेत्र से नूह के पुत्र शेम भारत के गंगा के मैदानों में आए और प्राचीन भारत की स्थापना की। वे भारत के राजा भरत हैं। उन्हें ऋग्वेद में दिवोदास भी कहा जाता है। ऋग्वेद का दावा है कि इंद्र ने भारत आने के रास्ते में उनके लिए कई चमत्कार किए। वास्तव में नूह के पुत्र शेम भारत के राजा भरत अपने पिता के परमेश्वर यहोवा की पूजा करते थे, और यह यहोवा ही थे जिन्होंने उनके लिए चमत्कार किए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इस्राएल के रास्ते में मूसा के लिए किए थे। अब मैं यह कैसे कह सकता हूँ? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति को वे इंद्र कहते हैं, जो बाइबल का मिस्रीन था, वह तब पैदा भी नहीं हुआ था जब भरत भारत आया था। तो क्या यह एक आक्रमण है? हाँ, आंशिक रूप से ऐसा इसलिए क्योंकि जब भरत भारत आया तो वहाँ बहुत से अन्य लोग बसे हुए थे, और यह केवल परमेश्वर का चमत्कार था। नूह के पुत्र शेम, जिसे हम भरत कहते हैं, दूसरों के बीच एक राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा। उनके गठबंधन के साथ ही उनके भाई येपेत के वंशज पुरु थे, जो साइबेरियाई क्षेत्र से आए थे, जिसे भारतीय उत्तर कुरु के नाम से जानते थे। और ये वे लोग थे जिन्होंने शेम के निधन के बाद सत्ता हासिल की। उन्होंने कुरु राजवंश का गठन किया, और उनके शासन के दौरान कुरुक्षेत्र युद्ध, जिसे हम महाभारत युद्ध कहते हैं, हुआ। अब बाइबल बताती है कि नूह की बाढ़ के बाद शेम 502 साल तक जीवित रहा। इसलिए हम मान सकते हैं कि शेम राजा भरत भारत में लगभग 400 साल या उससे ज्यादा समय तक रहे। फिर लगभग 3000 ईसा पूर्व अफ्रीकी लोग दो अलग अलग समूहों में भारत में आए। पहला समूह नूह के बेटे हाम और उसके आदमियों का था, जो दक्षिण के रास्ते भारत में घुसे। वे थोड़े समय के लिए भारत में घुसे, एक बड़ी हलचल मचाई और बैक्टीरिया में समा गए। उसके बाद लगभग 2950 ईसा पूर्व हाम के बेटे कुश, जिन्हें हिंदू धर्म में कश्यप के नाम से जाना जाता है, को मेसोपोटामिया के किस शहर से महान सरगोन ने निकाल दिया, और वे अपने वंशजों जैसे राम, कृष्ण और विश्वामित्र के साथ भारत में आ गए। इस बीच शेम के लोगों के बीच विभाजन शुरू हो गया था, जिन्हें आर्यन के नाम से भी जाना जाता था। वे दो समूह बन गए, देव और असुर। देवों ने अपने भाइयों पर विशालकाय जाति के साथ घुलने मिलने का आरोप लगाया, और इसलिए वे असुर थे। और असुरों ने कहा कि देवता शराबी हैं, आलसी हैं, और वे भगवान को बलि चढ़ाने के नाम पर गायों को चुराते हैं और उन्हें खाते हैं, इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए किसी को भारतीय वेदों और ईरानी अवेस्ता, विशेष रूप से इसके वेंडीदात भाग को पढ़ना होगा। और उन्होंने युद्ध भी किया। अब ऋग्वेद में 3 प्रमुख युद्धों का वर्णन है। पहला युद्ध हरियाणा में हरियुपिया का युद्ध था, जो सरस्वती नदी की 2 सहायक नदियों यव्यावती और हरियुपिया के तट पर हुआ था, जो सृंजय के समय हुआ था, जो दिवोदास के पिता थे। वैसे मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि दिवोदास शेम थे, तो सृंजय उनके पिता नूह थे, और जाहिर है उन्होंने शेम की मदद की जब उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। अब उस पहली लड़ाई में अनु नामक लोगों का एक समूह था, जिसका आर्मेनिया से भाषाई संबंध है, जहां से शेम, जो राजा भरत भी थे, आए थे।
उन्होंने शेम के लोगों भरत और जफेट के वंशज पुरु के साथ हाथ मिलाया और प्राचीन भारत की स्थापना के लिए तुर्वसु और यदु को हराया। फिर दूसरा युद्ध दशराजन युद्ध था जो पंजाब क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व शेम के पुत्र सुदास ने किया था। दशराजन पश्चिम में परुष्णी नदी के तट पर है, जो पंजाब क्षेत्र में आधुनिक रावी नदी है। लेकिन अब तक अनु भरत के दुश्मन बन चुके थे और वे भरत से युद्ध कर रहे थे। हालांकि वे हार गए और पश्चिम की ओर आगे बढ़ गए। अफगानिस्तान क्षेत्र में हुई तीसरी लड़ाई में अनु लोगों को पश्चिम की ओर और भी आगे धकेला जाता हुआ देखा जा सकता है। श्रीकांत तलगेरी नामक एक भारतीय विद्वान ने ऋग्वेद में वर्णित अनु लोगों के साथियों को सूचीबद्ध करने और अल्बानिया तक समान ध्वनि वाले व्यक्तित्वों से कैसे मेल खाते हैं, इसका बहुत बढ़िया काम किया है। और वह इन घटनाओं को इंडो यूरोपीय भाषाई संबंधों के कारणों के रूप में उद्धृत करता है। विषय पर अधिक स्पष्टता के लिए कृपया उनके वीडियो देखें। अंत में यहाँ हमने जो कुछ भी देखा उसके संदर्भ में आर्यन आक्रमण सिद्धांत और आर्यों के भारत से बाहर जाने का सिद्धांत दोनों ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि कोई इसे किस दृष्टिकोण से देखता है। देखने के लिए धन्यवाद।